क्लास 10 हम आपके साइंस के बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक आज सॉल्व करेंगे। मैं आपको आंसर्स बताऊंगी, तो इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप ध्यान से ये प्रश्न बैंक को पढ़ें। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपका लेसन नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस, जिसमें एमसीक्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच एंजाइम कन्वर्ट फैट टू फैटी एसिड। फैट से फैटी एसिड बनाने में कौन सी एंजाइम होती है? लाइपेज। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। If salivary amylase is deficient in saliva, then which incident of buccal cavity will be affected? यानी अगर salivary amylase जो होता है उसमें सलाइवा की कमी हो जाती है तो क्या होता है? तो इससे स्टार्च जो होता है वो शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है। Which part of the alimentary canal receives bile juice from liver? Bile juice liver से किस जगह पर आता है? Small intestine. Deficiency of oxygen in muscles become the cause of cramps in legs of cricket players. यानी ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है मसल्स में तो उससे क्रिकेटर्स के पैरों में दर्द क्यों होने लग जाता है? क्योंकि पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में बनता है। जो स्टमक की लाइनिंग होती है म्यूकस से घिरी हुई रहती है, इसलिए ताकि एसिड जो है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी को अफेक्ट ना करे। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज्ड बाय स्टमक। प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन निकलती है। नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज्ड बाय पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या निकालती है? ध्यान रखना है, ये स्टमक रिलीज कर रही थी, ये पेट में से निकल रहा था, ये पैनक्रियास में से निकलेगा, ये होती है ट्रिप्सिन। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट अकर इन। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेम ऑफ फैट डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज बाय पैनक्रियास। लाइपेज। ये हमने अभी ऑब्जेक्टिव में भी देखा था, लाइपेज एंजाइम होती है जिससे फैट जो होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर डैश गैस रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये CO2 होती है। ये एक एक्सपेरिमेंट का भी पार्ट है कि कौन सी गैस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, दूध जैसे कलर का कर देती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पायरुविक एसिड इज। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 3 कार्बन एटम्स इसमें होते हैं। सेल्यूलर प्रोसेस के लिए जो एनर्जी करेंसी है वो क्या होती है? ये तो हम सबको पता है कि एनर्जी करेंसी बॉडी की होती है ATP। आंसर इन वन वर्ड या सेंटेंस। वेयर डज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक प्लेस इन सेल? पायरुविक एसिड टूटता कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल होता है, हम सबको पता है। कहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होता है लंग्स में, ह्यूमन बींग्स में? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई लंग के पार्ट होते हैं। राइट द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। विच इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन? ब्लड। क्यों इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। फिश के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। और हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। और ब्रेन की क्या होती है? न्यूरॉन। दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक रह गया है। बाय व्हाट इज द फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस बाय विच नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी? आर्टिफिशियल किडनी में हम किस तरीके से वेस्ट हटाते हैं? डायलिसिस के थ्रू। आपने सुना होगा जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनको डायलिसिस चलता रहता है। अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप पे। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स? कहाँ पर होती है? ग्रीन लीव्स में होती है। क्यों? क्योंकि ग्रीन लीव्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है ये आपको ध्यान रखना है। 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में बनाएगी C6H12
O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, यानी ये ग्लूकोज यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। In which part of the plant does gaseous exchange takes place? What is the importance of stomata in plant? Gaseous exchange कहाँ होता है? Leaves में होता है of plant through tiny pores present on surface of leaves called stomata. पत्तियों पर अगर आप ध्यान से उसके नीचे भी रख के देखेंगे तो उसमें stomata दिखेंगे, छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे gaseous exchange होता है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजर से गैशियस एक्सचेंज हो पाता है प्लांट और आसपास के वातावरण के बीच में। इससे ट्रांसपिरेशन में मदद मिलती है और एक्सेस पानी अगर है तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में निकल जाता है। स्टोमेटल क्लोजर रात के टाइम पर क्या करते हैं, अगर रात के टाइम वो बंद हो जाते हैं तो पानी जो है लॉस्ट नहीं होता है, नहीं तो रात भर में पूरे पौधे मुरझा सकते हैं। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीटेड इन अमीबा? अमीबा में कैसे होता है ये आपको डायग्राम के सहित वहाँ पर बनाना है। ये बहुत इजी है, मैं आपको बताती हूँ। अमीबा जो होता है उसकी टेम्पररी फिंगर जैसे एक्सटेंशन निकले होते हैं जिनको सूडोपोडिया बोला जाता है, उसके थ्रू खाना लेते हैं। सूडोपोडिया जो है वो फूड पार्टिकल के पास जाता है, फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं और साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। और अगर कोई अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जिसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो वो सेल सरफेस से बाहर निकल जाता है। तो इसको डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। तो ये आपका अमीबा है, आप इसको खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि ये आपका अमीबा है, मान लीजिए ये बीच में उसका न्यूक्लियस है और बाहर कोई फूड पार्टिकल आपका है। तो ये जो थोड़े निकले हुए हैं इस तरीके से, तो ये थोड़ा और शेप में आएगा ऐसा करके। न्यूक्लियस इसका यही है, फूड पार्टिकल यहाँ जो था फूड पार्टिकल उसको इसने अपने अंदर यहाँ पर ले लिया है। और अब क्या होगा, अब इसको फूड पार्टिकल को पूरे तरीके से अंदर करना है तो ये क्या करेगा, जो इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाले थे ये उनको इस तरीके से कवर कर देगा और खाना जो है उसको अंदर ले लेगा। और बस इस तरीके से फिर ये अपने नॉर्मल जो स्ट्रक्चर था उसका पहले उसमें ही आ जाएगा। तो ये इसका न्यूट्रिशन हो गया। अब सलाइवा का क्या रोल है हम देखें। डाइजेशन ऑफ फूड में सलाइवा का क्या काम होता है। सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड इन द माउथ सीक्रेट सलाइवा, ये सलाइवा निकालते हैं, यानी जो हमारी लार होती है निकालती है। विच मिक्सेज विद द फूड, जो खाने के साथ मिलती है, एंड मेक्स इट सॉफ्ट एंड स्टिकी ड्यू टू विच इट मूव्स इजीली, जिससे हमारा खाना एकदम सॉफ्ट हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, जिससे वो आसानी से मूव करता है। More important is that saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecules to give simple sugar. इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि सलाइवा के पास एक एंजाइम होती है जिसको कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। इस तरीके से सलाइवा जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है डाइजेशन ऑफ फूड। राइट 2 कॉजेज ऑफ डेंटल कैरीज इन ह्यूमंस, यानी दांत सड़ने के 2 रीज़न क्या है। डीके कॉजिंग बैक्टीरिया इन माउथ फीड ऑन शुगर स्टार्ची फूड्स एंड ड्रिंक्स, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट, शक्कर या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस पर फीड करने लग जाते हैं, उसको खाने लग जाते हैं। बैक्टीरिया एसिड फूड एंड सलाइवा मिक्स टू फॉर्म प्लेक, बैक्टीरिया जो अंदर प्रेजेंट होते हैं, एसिड जो होता है, फूड और सलाइवा आपस में मिक्स करके एक पीली परत जमाने लग जाते हैं। अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं तो जो एसिड प्लेक में प्रेजेंट होता है वो हमारे टूथ को गलाने लग जाता है, जिससे अंदर कैविटीज बन जाती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है और क्यों इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म आप सबको याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। जो एटीपी एनर्जी स्टोर करता है वो हमारे बॉडी के सेल यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व इम्पल्स पहुंचाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो सेल से रिलेटेड है। इसलिए एटीपी को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी यहीं से आती है। बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन मेजर्ड, किस इंस्ट्रूमेंट से हम नापते हैं हमारा बीपी और नॉर्मल क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्पिग्मोमेनोमीटर आता है, मर्क्यूरी स्पिग्मोमेनोमीटर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक हेल्दी इंसान का होता है 120/80, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है डेफिनेशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म और प्लांट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, यानी ऐसा खाना जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है या पौधे जो हैं वो अपना खाना
खुद ही बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स कंप्लीटली और पार्शियली ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म को पूरे तरीके से या आधे तरीके से किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी एक टाइम अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कैसे होगा और एक टाइम अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो कैसे होगा। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहले तो ये साइटोप्लाज्म में जाके पायरूवेट बनाता है, जिसमें क्या क्या निकलता है? 3 कार्बन एटम्स बचते हैं और एनर्जी निकल जाती है। अब अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है ईस्ट में जैसे देखा जाए तो क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, यानी 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब अगर लैक है ऑक्सीजन का, यानी कम है ऑक्सीजन, मसल सेल में जैसे कम होती है, तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है प्लस एनर्जी। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। वाई इज सर्क्यूलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस ऑल्सो नोन एज डबल सर्क्यूलेशन? हम डबल सर्क्यूलेशन क्यों बोलते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? हमारा हार्ट जो होता है उसमें ब्लड 2 बार आता है और 2 बार बाहर निकलता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी में से, वो सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, यानी इस जगह पर आएगा राइट एट्रियम में। इसके बाद वेना कावा के थ्रू जब ये यहाँ पर आता है, फिर ये जाता है राइट वेंट्रिकल में, यानी ये जगह आपको दिख रही है राइट एट्रियम से ये जाएगा नीचे राइट वेंट्रिकल में। तो ये जो बीच का एरिया है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और बैक फ्लो ना हो जाए, यानी वापस से गंदा खून जो है डीऑक्सीजनेटेड पीछे नहीं पहुंच जाए, इसलिए वॉल्व हो जाता है बंद एक बार जब ये आ जाता है तब। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये चला जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी बनी हुई है, यहाँ से ब्लड चला जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड जब आता है तो वो आता है लेफ्ट एट्रियम में। ये यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम दिया हुआ है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, ये पल्मोनरी वेन से यहाँ पर। इसके बाद में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है सारी जगहों पर, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। ये सबसे बड़ी है एओर्टा। तो बिफोर सर्कुलेशन ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार आता है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? राइट साइड और लेफ्ट साइड जो ह्यूमन हार्ट की होती है वो दोनों बहुत यूजफुल होती हैं, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, यानी बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड और ऑक्सीजन वाली ब्लड को सेपरेट रखती है, अलग अलग रखती है। कैसे? इंटर ऑरिक्यूलम से और वेंट्रिकुलर सेप्टम से। इसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो मेंटेन रहता है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। ये आपका लेबल्ड डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का, जिसमें अभी हमने देख लिया ये राइट एट्रियम था, ये राइट वेंट्रिकल था, ये LA था यानी लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ सेमिलुनर वॉल्व्स वगैरह हैं, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। इतनी ही चीज़ें काफ़ी होती है आपके लिए। सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा, और ये पल्मोनरी आर्टरी और ये एओर्टा। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है लंग्स से आता है अपर चैम्बर में लेफ्ट एट्रियम। फिर लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है जब वो ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, यानी एक चैम्बर आराम करता है तो दूसरा काम करता है, फिर दूसरा आराम करता है तो अगला काम करने लग जाता है। When the muscular left ventricle contracts in its turn, यानी जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो पंप आउट हो जाता है बॉडी से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में आ जाता है अपर चैम्बर में राइट की तरफ, और राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। द कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर जो है राइट वेंट्रिकल डायलेट करता है यानी फूल जाता है, और ये ट्रांसफ़र जो है ब्लड का राइट वेंट्रिकल में, इससे ऑक्सीजनेशन होता है, लंग्स में जाने के लिए काम आता है। ये आपको नेफ्रॉन बताना है लेबल डायग्राम के साथ, तो ये आपका नेफ्रॉन दिया हुआ है, जो हमने पढ़ा था किडनी की बेसिक यूनिट नेफ्रॉन होता है। सबसे पहले इसमें बोमैंस कैप्सूल होती है, अगर हम यहाँ बना के देखें तो ये बोमैंस कैप्सूल है, जिसके अंदर ऐसा ग्लोमेरुलस होता है,
जिससे दो निकलती हैं इस तरीके से। ये होता है एफरेंट आर्टरियोल, ये होता है इफरेंट आर्टरियोल। और फिर ये आगे जाकर नीचे कंटिन्यू होती हैं और ट्यूब्स बनाती हैं इस तरीके से, जिसमें ये वाले ट्यूब को बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। इस तरीके का जो लूप बना है इसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनली। जो नीचे आ रही है उसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर जा रही है उसको हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब, और ये बीच वाला हो जाएगा लूप ऑफ हेनली। आगे जाकर इस तरीके की कलेक्टिंग डक्ट मिलती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और पैपिलरी नेटवर्क। ऊपर वाली होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी ये काम कैसे करता है। तो जो डर्टी ब्लड होता है जिससे वेस्ट आ रहा है रीनल आर्टरी में आता है, वो ग्लोमेरुलस में आ जाता है, जिससे ब्लड फिल्टर हो जाता है। सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन के टाइम पर ग्लूकोज जैसे सब्सटेंस, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, यूरिया जो है ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, वो पास हो जाते हैं और नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में एंटर करते हैं। अब जब फिल्ट्रेट वहाँ से पास करता है ट्यूब्यूल से, तो जितने यूज़फुल है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ज़्यादातर सॉल्ट्स और ज़्यादातर पानी, ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, क्योंकि हमारे काम आएगा। सिर्फ जो वेस्ट है जैसे यूरिया या कुछ अनवांटेड सॉल्ट जो हमको नहीं चाहिए, वो सब बाहर रह जाते हैं ट्यूब्यूल में। लिक्विड जो पीछे रह गया है ट्यूब्यूल में वो यूरिन होती है, उससे यूरिन बनती है हमारी। ये नेफ्रॉन से जाती है कलेक्टिंग डक्ट में, फिर यूरेटर में, जहाँ से यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में पास हो जाती है। ब्लैडर में कुछ टाइम तक यूरिन रहती है और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का अगर आपको डायग्राम बोलेंगे तो आपको ये डायग्राम बनाना है किडनी का, जिसमें ये किडनी है, ये बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स, बीच का पार्ट मेड्यूला, अंदर वेन्स हैं, पेल्विस है, आर्टरी है ये, और ये इंफीरियर वेना कावा दी हुई है यहाँ पर, ये बीच की आर्टरी, और ये पोस्टीरियर वेना कावा। ये आपका यूरेटर है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ आपका यूरेथ्रा रहेगा जिससे यूरिन बाहर पास आउट हो जाती है। स्टमक का रोल क्या है, पैनक्रियास का रोल क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में। रोल ऑफ स्टमक, ग्लैंड्स जो होते हैं स्टमक की वॉल में, वो गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक मीडियम बना देता है, जिससे एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन होता है, जिससे प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। फिर म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसिड से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए हमारा स्टमक, इसलिए म्यूकस की लाइनिंग उस पर होती है। पैनक्रियास का क्या काम है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस बनाती है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो एंजाइम अमाइलेज जो है वो स्टार्च तोड़ती है, ट्रिप्सिन प्रोटीन तोड़ती है, और लाइपेज फैट को तोड़ देती है। 2 डिफरेंस आपको आर्टरी और वेन के बीच में बताना है। आर्टरी की वॉल इलास्टिक होती है, थिक होती है, यानी आर्टरी थोड़ी मोटी होती है, वेन थोड़ा पतला होता है, इलास्टिक जैसा। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए ये विजिबली रेड दिखती है, यानी लाल दिखती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है ब्लड में। वेन में CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड में, इसलिए वेन्स जो होते हैं वो ब्लू दिखाए जाते हैं यूजुअली बुक्स में भी। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, प्लाज्मा के जैसा होता है, लेकिन इस कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, और इसके अंदर कम प्रोटीन होते हैं। और इम्पॉर्टेंस क्या है, लिम्फ जो होता है वो डाइजेस्टेड कैरी करता है, एब्जॉर्ब्ड फैट कैरी करता है इंटेस्टाइन में से, और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है उसको निकाल कर वापस ब्लड में भेज देता है। अब हम आपके नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, जो है चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल से केमिकल सिग्नल जो न्यूरॉन में बनते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर ये बनते हैं, ये होते हैं डेंड्राइट में। रिसेप्टर ऑर्गन टू फील द सेंसेशन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन बाय ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी आसपास से हम जितने भी सेंसेशन आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, इनर ईयर ये भी है, नोज से भी आते हैं, टंग से भी आते हैं, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन से हमको पता है ना, तो ये ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑर्डर क्या है, नर्व सेल से उसमें जाने का, इम्पल्स का, डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन। ये अभी पीछे आपको डायग्राम आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एक प्लेस जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ज्वाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से हो पाता है, स्पाइनल कॉर्ड में।
नर्व सेल जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। नर्व सेल कौन से होते हैं जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं? सेंसरी नर्व सेल। ह्यूमंस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो किन किन चीज़ों से बनता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। फिर ह्यूमंस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो किन किन से बनता है? वो बनता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व से। ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा होता है? फोर ब्रेन। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन ब्रेन, ब्रेन में रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पे दिखता है? स्पाइनल कॉर्ड में। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ साइट एंड स्मेल, यानी देखने और सूंघने की जो जगह होती है ब्रेन में वो कहाँ पर होती है? फोर ब्रेन में। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ हंगर, भूख लगने का भी फोर ब्रेन में। कौन सा पार्ट है ब्रेन का जहाँ पर सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर और वॉमिटिंग जैसी चीज़ों का सेंटर होता है? मेड्यूला, पीछे हिंड ब्रेन में। Activities like walking in straight line, riding a bicycle, picking up a pencil are controlled by which part of the brain? कौन सा पार्ट होता है जो हमको सीधा चलने में, साइकिल चलाने में या पेंसिल उठाने में मदद करता है? सेरिबेलम। कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है जो एक्शंस, वॉलेंटरी एक्शन और पोस्चर और बैलेंस बनाने में मदद करता है? वो भी सेरेबेलम। इसलिए पूछा जाता है कि अल्कोहल जो होता है यानी दारू जो होती है वो आपके कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? सेरेबेलम को। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं वो सीधे चल नहीं पाते क्योंकि उनकी बॉडी पोस्चर और बैलेंस बिगड़ने लग जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो सेरेबेलम पे हिट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 8। तो इसमें क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेल में कहाँ से आती है, किसकी वजह से? डीएनए में आती है, आपको पता है। कौन सा पार्ट होता है न्यूक्लियस ऑफ सेल का जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस और इनहेरिटेंस जैसी चीज़ें होती है? इसमें से कुछ भी नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना लाइजोसोम है, ना प्लास्टिड है। कौन सा मेथड होता है रिप्रोडक्शन का? किस मेथड से अमीबा और लीशमैनिया में और रिप्रोडक्शन होता है? बाइनरी फिजन से। प्लाज्मोडियम का रिप्रोडक्शन किससे होता है? स्पोर से। कौन सा मेथड होता है रिप्रोडक्शन का? हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग। एक्टिविटी ऑफ रीजनरेशन किस में मिलती है? हाइड्रा और प्लेनेरिया में, यानी अगर इनको बीच में से भी कट कर दिया जाए तो ये दोबारा नई बॉडी बना लेते हैं। स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन किस में होता है? राइजोपस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, कौन सा इनमें से फीमेल ऑर्गन नहीं है प्लांट का, फ्लावर का? तो इसमें आएगा स्टेमन, क्योंकि स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है, बाकी पिस्टल, स्टिग्मा और स्टाइल जो है वो सब फीमेल पार्ट होते हैं। कौन सा फ्लावर, व्हेन इन अ फ्लावर आइदर पिस्टल और स्टेमन और वन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट, यानी या तो मेल पार्ट प्रेजेंट हो या फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, तो फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल, यानी एक ही सेक्स। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन अगर स्टेमन ऑफ द फ्लावर से स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर पर होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सेम फ्लावर में हो गया, सेल्फ आपस में ही हो गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर में होगा, दूसरा फ्लावर चेंज हो गया, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। फ्यूचर रूट जो है फ्रॉम सीड ऑफ द प्लांट डेवलप्ड बाय, सीड ऑफ द प्लांट से फ्यूचर रूट डेवलप होती है रेडिकल से, रेडिकल से रूट बनती है और प्यूम्यूल से शूट बनती है आपकी, यानी ऊपर का पार्ट। अगर जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन हो जाती है, स्लो होने लग जाती है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर हो जाते हैं, तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं लाइफ में? प्यूबर्टी बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी में स्पर्म कहाँ पर बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। और ह्यूमन बॉडी में एग्स कहाँ बनते हैं? ओवरी में बनते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और प्यूबर्टी के कैरेक्टर्स आना, ये किस हार्मोन की वजह से होता है? ये टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होता है। और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन किससे मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। आंसर इन वन वर्ड, एक फंक्शन क्या है टेस्टिस का? स्पर्म्स बनाना। कॉन्ट्रासेप्शन का एक मेथड कॉपर टी। वन वायरस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको करवा सकता है, HIV एड्स। और एक मेथड जिससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है बायरोफ्लायम में, आपको पता है बडिंग के थ्रू होता है, ऊपर बड बनता है और वो सेपरेट हो जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप पे आते हैं अब हम। हाउ डज रीजनरेशन टेक्स प्लेस इन प्लेनेरिया, यानी प्लेनेरिया जो है उसमें रीजनरेशन यानी दोबारा से वो किस तरीके से उगता है अगर उसको कट कर देते हैं तो?
बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है नए इंडिविजुअल को बनाने की उनके बॉडी पार्ट से। यानी अगर इंडिविजुअल किसी तरीके से कट और ब्रोकन अप हो जाता है बहुत सारे टुकड़ों में, तो हर टुकड़ा जो है एक नई बॉडी बनाने की काबिलियत रखता है। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। यानी बॉडी पार्ट से एक नई बॉडी बन जाना रीजनरेशन कहलाता है। ये डायग्राम दिख रहा है। हाइड्रा में बडिंग किस प्रकार होती है? बडिंग एक स्मॉल स्वेलिंग होती है जो सरफेस पे दिखती है। ये इस तरीके से उगना शुरू होती है, धीरे धीरे बड बड़ा होता जाता है, मैच्योर होता जाता है और एक टाइम के बाद ये गिर जाता है यहाँ से कट के और एक नया प्लांट बना लेता है। यानी ये पहला प्लांट और ये दूसरा प्लांट। फ्लावर का डायग्राम आपको आना चाहिए, ये बना हुआ है। ये पेटल्स, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओव्यूल, सेपल्स बाहर वाले, रिसेप्टिकल, फ्लावर स्टॉक ये जिससे हम फ्लावर पकड़ते हैं। ये एंथर फिलामेंट ये स्टेमन का पार्ट है, मेल पार्ट, और ये फीमेल पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ये रहा। ये यूट्रस होती है, ये फिम्बरी है, ये ओवरी है। यहाँ पर जब एग बनता है तो वो फिम्बरी की मदद से ही अंदर जाता है इस पोर्शन में। ये एंडोमेट्रियम है जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर शेड ऑफ होकर नीचे गिरती है। ये सर्विक्स और ये वजाइना। प्लेजेंटा के दो फंक्शंस क्या हैं? ये ग्लूकोज बनाती है और ग्लूकोज प्रोवाइड करवाती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है अंदर जो एम्ब्रियो है उसको। फिर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके वेस्ट सब्सटेंस को ये मदर के ब्लड में डालती है जिससे उसका वेस्ट अपने आप रिमूव होता जाए। दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी हैं जो ह्यूमंस में होती हैं? गोनोरिया और सिफिलिस। दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज, ये बैक्टीरियल थी, ये वायरल है वॉर्ड्स और HIV एड्स। 4 मेजर्स क्या हैं प्रेगनेंसी आपको अगर प्रिवेंट करना है, आप नहीं चाहते हैं तो? सबसे पहला होता है बैरियर मेथड जिसमें आप कॉन्डम्स यूज़ करते हैं। दूसरा होता है केमिकल मेथड जिसमें आप ओरल पिल्स या वेजाइनल पिल्स यूज़ करते हैं यानी दवाई खाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव जिसके अंदर आपके अंदर एक छोटी सी डिवाइस लगा दी जाती है जिसको कॉपर टी बोला जाता है। या फिर सर्जिकल मेथड जैसे ट्यूबैक्टोमी और वेसेक्टोमी। कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूरी क्यों है? कॉन्ट्रासेप्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन रुकती है। अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ती रहेगी तो सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो गिर जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में क्या फ़र्क है? सेल्फ पॉलिनेशन बायसेक्सुअल फ्लावर में होता है यानी जिसके पास मेल और फीमेल पार्ट एक ही पर प्रेजेंट होगा उसमें हो सकता है। पोलन ग्रेन सेम फ्लावर पे गिरते हैं, इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल दोनों में हो सकता है। इसमें पोलन ग्रेन गिरता तो है लेकिन दूसरे फ्लावर पे, लेकिन स्पीशीज सेम रहती है। यानी मान लीजिए एक रोज़ है, अगर सेम रोज़ पर ही पोलन ग्रेन गिर गया है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। मान लीजिए 2 रोज़ हैं तो इसका पोलन इस पर आके गिरा तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, लेकिन है तो दोनों रोज़ ही यानी स्पीशीज सेम है। इसमें कोई सा भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं, वाटर, एयर, इंसेक्ट, एनिमल, क्योंकि ट्रांसफ़र करना रहता है। तो अब आखिरी लास्ट आपका लेसन है चैप्टर नंबर 9, हेरिडेटरी और इवोल्यूशन। सबसे पहले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स किसने दिया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स दिया था ग्रेगोर जे मेंडल ने। सेक्स डिटर्मिनेशन हम किस तरीके से करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन हम क्रोमोसोम से करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में कौन से वाले मिलते हैं? XX वाले। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जीन फर्स्ट जनरेशन में जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन। नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? ह्यूमंस में एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। आंसर इन 1 वर्ड। ऑटोसोमल नंबर कितना होता है हमारे अंदर क्रोमोसोम का? 44 होते हैं। सेक्सुअल क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? 2। DNA कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में। जीन कहाँ मिलता है? क्रोमोसोम पर। और डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रेट्स जो फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो कर देते हैं। मेंडल ने पी का पौधा, मटर का पौधा क्यों सिलेक्ट करा था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? क्योंकि पी बहुत आसानी से कहीं भी उग जाता था, एनुअल प्लांट है, उसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, बायसेक्सुअल है यानी दोनों मेल और फीमेल एक ही पर प्रेजेंट होते हैं इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं जैसे राउंड सीड, रिंकल्ड सीड, टॉल, शॉर्ट। पी प्लांट्स होमोजाइगस होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जिसमें डिसाइड होता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा।
अगर दूसरा ट्रेट प्रेजेंट भी है, मान लीजिए एक ट्रेट प्रेजेंट है टॉल का, कैपिटल टी, शॉर्ट का, स्मॉल टी, तो अगर ये डोमिनेंट है तो हमें सिर्फ टॉल ही दिखाई देगा। रिसेसिव ये होता है, ये तभी कुछ कर सकता है जब इसके साथ वाला भी आइडेंटिकल हो, जैसे अगर दोनों शॉर्ट हैं तो ही हमको शॉर्ट पौधा मिलेगा। सेक्स चाइल्ड का कैसे पता चलता है, ह्यूमन बीइंग में हमको कैसे पता चलता है कि बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल। ह्यूमन में 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, जिसमें से 22 पेयर्स सिमिलर होते हैं जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल में होता है XX, मेल में होता है XY। तो अब गैमेटोजेनेसिस के बाद मेल 2 टाइप के क्रोमोसोम निकालता है, X और Y। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, फीमेल के पास तो XX ही होते हैं, मेल के पास होते हैं XY। ये मदर है, ये फादर है, दोनों से हम एक एक क्रोमोसोम ले सकते हैं। तो मदर तो हमको सिर्फ X ही दे सकती है, तो मदर ने हमको X दे दिया। अब बारी आती है फादर की। अगर फादर भी हमको X देते हैं तो जो बच्चा है वो फीमेल चाइल्ड होगा, लेकिन अगर फादर ने हमको Y दिया तो हमारे पास एक मदर का X पहले से ही था और फादर ने हमको Y दे दिया है, तो अब बच्चा जो बनेगा वो मेल चाइल्ड होगा। तो जो सेक्स होता है बच्चे का वो डिपेंड करता है फादर से हमको Y क्रोमोसोम मिल रहा है या नहीं। अगर फादर से Y मिलता है तो बच्चा मेल होता है, और अगर नहीं तो फिर बच्चा फीमेल होता है। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज प्रमोट्स इट्स सर्वाइवल, यानी हमारे सबके अंदर वेरिएशन होता है, यानी हम सब अलग अलग होते हैं, हम सब एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, जिससे हम आसपास के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें, जिससे हम ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकें। हेरिडिटी का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड एन हेरिडिटी, यानी आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से कुछ चीज़ें मिली हैं जो उनको उनके पेरेंट्स से मिली है, तो जनरेशन से जनरेशन में जो चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं, जो कैरेक्टर्स आते हैं, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो ये आपका प्रश्न बैंक खत्म हो गया है।